आज हम अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधारों का मूल्यांकन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधार एवं उसके साथ साथ जुड़े हुए बाजार सुधार, सल्तनत के आंतरिक पुनर्गठन के प्रयासों तथा बार बार होने वाले मंगोल आक्रमणों के खतरे का सामना करने के लिए एक विशाल सेना तैयार करने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अर्थात उसके जो भूमि सुधार तथा साथ साथ में जो बाजार सुधार थे, उनका मौलिक उद्देश्य भूमि सुधार और बाजार सुधार तक ही नहीं था, अपितु विशाल साम्राज्य के लिए जो एक सेना चाहिए थी, उसका भरण पोषण कैसे हो सके तथा उस सेना का रखरखाव और संगठन कैसे हो सके, उसके आपूर्ति के लिए तथा उसकी समुचित सहायता के लिए ही ये भूमि और बाजार सुधार अस्तित्व में आए थे। अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधारों का उद्देश्य दीपालपुर एवं लाहौर से कड़ा आधुनिक इलाहाबाद तक के क्षेत्र के गांवों को सरकार के निकट संपर्क में लाना था। तो इस क्षेत्र के समस्त गांवों को खालिसा के अंतर्गत लाया गया, अर्थात अब उन्हें किसी जमींदार या किसी अमीर के अधीन नहीं रखा गया। धर्मार्थ अनुदानों के रूप में जैसे जैसे तुर्क सल्तनत की स्थिति दुआब में सुदृढ़ होती गई, वैसे वैसे रायों और राणाओं की शक्ति और अधिकार में कमी आती चली गई। इनमें से कुछ तो विस्थापित हो गए। इसी प्रक्रिया में बिचौलियों का एक नया अस्तित्व में आया, जो परगना तथा शिक अतः जिला स्तर पर कार्य करने लगा। वस्तुतः ये लोग, जिन्हें बर्नी खुद कहाता है, उनके लिए पहली बार खुसरो ने जमींदार शब्द का प्रयोग किया। आगे चलकर जमींदार शब्द सभी प्रकार के बिचौलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधारों का अभिप्राय राणा अथवा राणाओं के विस्थापन हेतु अधिक दबाव डालना था, किंतु हमें विदित है कि ऐसे बहुत से जमींदार जो भू राजस्व की राशि एकमुश्त अदायगा करते थे, अपना अस्तित्व 16वीं और 17वीं सदी में कायम रख सके। दूसरे शब्दों में, ऐसे जमींदारों के नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को खालिसा में शामिल नहीं किया गया। खालिसा के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र में अलाउद्दीन ने खुद मुकदम और चौधरियों के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया। ग्रामीण अभिजात वर्ग में इसी वर्ग के लोग आते थे। बर्नी के अनुसार ये इतने धनी थे कि अरबी और इराकी घोड़ों की सवारी करते थे, हथियार और उत्तर वस्त्र धारण करते थे, मदिरापान करते थे, आमोद प्रमोद की गोष्ठियों का आयोजन करते थे। इनके पास इतना अधिक धन होने के कारण गाँव की सर्वोत्तम जमीन पर उनका स्वामित्व था। साथ ही जहाँ पूरे गांव का सामूहिक रूप से कर निर्धारण होता था, वे अक्सर अपने हिस्से के भू राजस्व का बोझ कमज़ोर लोगों के कंधों पर डाल देते थे। इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है कि ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों पर अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधारों का वास्तविक प्रभाव क्या पड़ा। अलाउद्दीन ने न केवल खुद मुकदम और चौधरियों को अन्य लोगों की तरह ही चराई कर व घर कर देने के लिए बाध्य किया, अपितु मापन पद्धति के जरिए सुनिश्चित किया कि भू राजस्व के अपने बोझ को दूसरों के कंधे पर ना डाला पाएँ, किंतु अपने भू राजस्व वसूल करने के एवज में मिलने वाले खुती शुल्कों से भी वंचित कर दिया। इस प्रकार बर्नी की अतिरंजित भाषा में वे ग्रामीण के सबसे निम्नतम तबके अर्थात बलहारों के स्तर तक पहुंच गए। अब वे घोड़ों की सवारी करने, उत्तम वस्त्र पहनने, पान खाने की स्थिति में नहीं रहे। उनकी स्त्रियां मुस्लिमों के घर में जाकर मजदूरी करने के लिए विवश हो गई। बर्नी का एक कथन निश्चित रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि कुछ ही वर्षों में एक संपन्न वर्ग की स्थिति को इतना विपन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन बर्नी के कथन से ये आशय अवश्य निकलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट अवश्य आई थी। चूँकि गाँव में ज़मीन का पुनर्वितरण कर पाना अलाउद्दीन के लिए संभव नहीं था, इन तबकों का ही गाँव में अधिकतम और सर्वोत्तम जमीन पर स्वामित्व था। अंत निश्चय ही ग्रामीण समाज के विशेषाधिकार वर्ग बने रहे होंगे, किंतु हम इस बर्नी के वक्तव्य मान लेते हैं कि दंड के वैसे लोग आज्ञाकारी बन गए और एक चपरासी के कहने पर भी भू राजस्व के दफ्तर में आमिल के पास जाने लगे। गांवों में विशेषाधार वर्गों की छीना चपटी पर अंकुश लगाने के लिए अलाउद्दीन के प्रयासों से किसानों को कितना लाभ हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों को एक और जो लाभ हुआ, दूसरी ओर उनको नुकसान भी हो गया। अलाउद्दीन बाजार सुधारों ने बुरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि उनकी नीति यह थी कि किसान के पास इतना ही धन रहने दिया जाए कि वह काश्त कर सके
तथा अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं अर्थात दूध और छाछ की पूर्ति कर सके। यह कहा जाता है कि सरकार का भय इतना अधिक था कि किसान भू राजस्व का भुगतान करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों तक को बेच देते थे, जो कि कदापि जो है उचित स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि शासन का नकारात्मक स्वरूप इतना हावी हो गया था कि किसानों के पास अधिशेष में कुछ भी शेष नहीं रहता था। भूमि सुधार पद्धति में सुधार करते समय अलाउद्दीन ने प्रयास किया कि राजस्व प्रणाली का संचालन कुशलता और ईमानदारी के साथ किया जाए। अर्थात यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि खालिसा क्षेत्र के विस्तार के कारण भारी संख्या में मुतशर्रिफ, आमिल और गुमाश्ते नियुक्त किए जाने थे। यह कार्य अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर लिया गया, जो इस तथ्य का परिचायक है कि किस प्रकार नए शासक छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंच बनाने में सफल रहे। अलाउद्दीन चाहता था कि इन सभी अधिकारियों के लेखाओं का नायब वजीर शरफ काई सख्ती से परीक्षण अर्थात अंकेक्षण करे। यदि गांव के पटवारी के आधार पर हमें पहली बार सुनने को मिलता है एक जीतल भी उसके पास बचा हुआ पाया जाता था, तो उसे कठोर दंड दिया जाता था अथवा उसे कैद में डाल दिया जाता था। कभी कभी तो इससे बुरी भी यातना सहन करनी पड़ती थी। अलाउद्दीन उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लायक पर्याप्त वेतन देने के लिए तैयार था, किंतु उनकी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बहुत बुरा मानता था। जो लोग ऐसा करते थे उनको अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था। अपनी विशेष शैली में बर्नी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोई आमिल या मुतशर्रिफ रिश्वत नहीं ले सकता था। वे आर्थिक अभाव और दूसरे छोटे छोटे बकायों के लिए यातनाओं और दीर्घकाल तक कैद किए जाने के कारण इतनी निरीह स्थिति में पहुँच चुके थे कि लोग इन पदों को बीमारी से भी बदतर मानते थे और उन पद कार्यरत व्यक्तियों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं थे। जमीन को मापने, स्थानीय विशेषाधिकार वर्ग के उत्पीड़न को कम करने और गांव के पटवारियों के भइयों की सहायता से स्थानीय राजस्व कर्मचारियों के खाते और उनके हिसाब किताब की जांच पड़ताल कराने की अलाउद्दीन की नीति ने एक ऐसा मानक और आदर्श तय किया जिसे शेरशाह और अकबर जैसे परवर्ती शासकों ने भी अपनाने का प्रयास किया। किंतु विशेषाधिकार वर्ग की आय को सीमित करने का उसका प्रयास केवल आंशिक रूप से ही सफल हो पाया।